हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। अब हम जो है जियोग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में सौर मंडल, सोलर सिस्टम। देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों का समूह सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहलाता है। महाविस्फोट की घटना के लगभग 9.1 अरब वर्ष पश्चात अर्थात वर्तमान से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। हमारा सौर मंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी या आकाश गंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। फिर से देख लेते हैं एक बार। प्रकाश द्वारा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी ज्ञात करने की इकाई है। प्रकाश पूछा जाता है प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी नापने की इकाई है। पारसेक भी दूरी मापने की इकाई है जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। पारसेक भी जो है क्या है, जब ये सब पूछे जाते हैं। पारसेक क्या है? दूरी मापने की इकाई है जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी, पृथ्वी से सूर्य के यानी पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। छठी सदी ईस्वी के भारतीय खगोलविद वराह मिहिर ने सर्वप्रथम यह बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए एक सोलर सिस्टम दिया हुआ है। जैसे सूर्य है, ये सूर्य है, तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध। ये क्रम से होते जाएंगे। फिर बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर है अरुण, फिर वरुण सबसे दूर है, फिर प्लूटो। प्लूटो को जो है ग्रह के उससे निकाल दिया गया, ग्रह की संज्ञा से। आइए देखते हैं आगे। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। यह सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत है। तारों की रचना गैसों के बादलों से होती है, अतः सूर्य एक गैसीय गोला है। परमाणु संख्या के संदर्भ में सूर्य लगभग 91% हाइड्रोजन एवं 88.9% हीलियम से निर्मित है, जबकि द्रव्यमान के संदर्भ में इसमें 70.6% हाइड्रोजन और 27.4% हीलियम पाया जाता है। सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड या 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसकी बाहरी सतह फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109.2 गुना अधिक है। सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य तप का मात्र 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड 499 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। आगे देख लेते हैं। अब इनको याद करने, ग्रहों के याद करने के सही क्रम क्या हैं, ये सब इसमें आएगा। सौर मंडल के पिंड
बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम। सौर मंडल के वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, जैसे अभी मैंने आपको बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो इसको इस तरह याद कर सकते हैं, BSPM। ये सूर्य के सबसे निकट के ग्रह, मतलब ग्रहों के क्रम के अनुसार BSPM। फिर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये दूर के ग्रह हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है। तथा सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण, यानी जो सबसे बाद में है वो वरुण। सबसे दूर स्थित है वरुण और सबसे पास में कौन है? बुध। आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोह करना मतलब घटना। देखते हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये अवरोही क्रम है। द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों का क्रम। अब द्रव्यमान के आधार पर देख लेते हैं ग्रहों का क्या क्रम है। इस प्रकार है, पहला बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध। एक बार फिर से देख लेते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, यानी जिसको जुपिटर कहते हैं। तथा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, जिसको मरकरी कहते हैं। शुक्र और अरुण की घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। एक बार फिर से देख लेते हैं, शुक्र और अरुण की घूर्णन गति, यानी शुक्र और अरुण जो दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। आगे देख लेते हैं, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। फिर से देख लेते हैं, सूर्य ग्रहण, अब हम बता रहे हैं सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की कौन आता है बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है? यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए, जब चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, यानी जो सन है ये पृथ्वी है, तो ये जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो इसका प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। जब नहीं पहुंच पाता है तो सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को ही होता है। तो फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, और जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जो है सूर्य ग्रहण प्रतिपदा होता है, यानी न्यू मून डे या अमावस्या को ही होता है। अब देख लेते हैं मरकरी यानी बुध। बुध में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध और सूर्य के मध्य दूरी लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में 88 पृथ्वी दिवस में पूरी करता है। बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक है। दिन में इसका तापमान 430 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में इसका तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे दिन अत्यधिक गर्म और रात बर्फीली होती है।
यह सूर्य से सबसे नजदीक तथा सबसे छोटा ग्रह है। कौन? बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है क्योंकि सबसे पहले पड़ता है और सबसे छोटा ग्रह है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। पूछा जाता है कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो वह है बुध। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा या चक्कर लगाना यानी कि चक्कर लगाते हैं। यह देख लीजिए फिर से। उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश, कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, सॉरी कमेंट बॉक्स, इस बॉक्स में देख लीजिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। ये कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। ठीक है, ये फ्रेंड्स आप कमेंट्स में लिखिएगा, कमेंट्स बॉक्स में। आगे देखते हैं वीनस, शुक्र। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा लगभग 225 पृथ्वी दिवसों में पूरी करता है। सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक तथा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक और सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि घनत्व, आकार एवं व्यास में यह पृथ्वी के समान है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान ही है। शुक्र का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी अब आपको पता चल गया, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है और ये सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह भी हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी। अब जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा तथा आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में जल है, 71% भाग पर जल ही जल है, तो इसलिए उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? यानी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसके अक्ष पर झुके होने एवं परिक्रमण गति के कारण होता है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। एक चक्कर पूरा अपने अक्ष पर, मतलब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर जब घूमती है तो पूरा चक्कर, जैसे ये पृथ्वी है, ये अपने ही अक्ष पर अपनी ही दूरी पर घूमेगी तो ये कितने उसमें घूम लेगी? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष की गोल मतलब परिक्रमा पूरी कर लेती है, चक्कर लगा लेती है एक पूरा चक्कर। इसी गति को घूर्णन गति, इसी गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड या फिर 365.25 दिन का समय लगता है। इसे पृथ्वी का परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगने वाले समय को सौर वर्ष कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगने वाले समय को सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष में से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, जिससे प्रत्येक चौथे वर्ष को लीप वर्ष के रूप में कैलेंडर में शामिल किया जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर सामान्यतः 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को पेरिहीलियन या उपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर सामान्यतः 4 जुलाई को होती है। इस स्थिति को अपहिलियन या अपसौर स्थिति कहते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्राकिस्मा सेंटारी क्या है? प्राक्सिमा सेंटारी, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। प्राक्सिमा सेंटारी। तो फिर से देख लेते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्राक्सिमा सेंटारी है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 या 22 जून को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। आगे देखते हैं। मार्स, मंगल ग्रह। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है। मंगल के फोबोस और डिमोस नामक 2 उपग्रह होते हैं। यानी मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। इसके अक्ष पर झुकाव एवं दिन का मान पृथ्वी के समान है, जिसके कारण इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतुओं का परिवर्तन होता है। मंगल के वायुमंडल में 95.1% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.59% नाइट्रोजन, 1.94% आर्गन, 0.16% ऑक्सीजन तथा जल आदि पाया जाता है। हिमस्थित जल पाए जाने की घटना मंगल पर जीवन का संकेत करती है। मंगल पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मोंस भी कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? निक्स ओलंपिया। मंगल को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24.6 घंटे लगते हैं। यह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 687 पृथ्वी दिवसों में पूरी करता है। आगे देखते हैं। जुपिटर, जिसको बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग 10 घंटे में सबसे कम समय में लगाता है, अतः यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है, यानी घूमता है। यह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 11.86 वर्ष में पूरी करता है। बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या 79 है, 79 है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। यानी किस ग्रह को लघु सौर तंत्र कहते हैं? तो बृहस्पति को। शनि, सर्टन। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 7 है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 82 है। शनि के कितने उपग्रह हैं? 82 उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सौर मंडल का भी दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला कौन सा था? गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह था। फोबे नामक उपग्रह इसकी परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है।
शनि का औसत घनत्व जल और सभी ग्रहों से भी कम है, अर्थात इसे जल में रखने पर यह तैरने लगेगा। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 29.4456 वर्षों का समय लगता है। आगे देखते हैं वरुण अरुण यूरेनस। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। अरुण सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84.07 वर्षों का समय लगता है। अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर अधिक झुका 97.8 अंश होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है। यानी यहाँ से एक बात पता चली कि क्वेश्चन आता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण के चारों ओर भी वलय है। अरुण के चारों ओर जैसे शनि के वलय है, वैसे अरुण के चारों ओर भी वलय। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अरुण के उपग्रहों की संख्या 27 है। अरुण के कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। अब आगे देखते हैं वरुण नेपच्यून। यह सूर्य के सबसे सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। वरुण को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 165 वर्ष का समय लगता है। वरुण की खोज जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने 1846 में किया था। किसने किया था? खगोलविद कौन थे? जोहान गाले। 1846 ईस्वी में वरुण की खोज किया था। वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। वरुण चमकदार नीला रंग का दिखाई पड़ता है। वरुण के कुल 14 उपग्रह हैं। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटान है। अब कुछ बौने ग्रह के बारे में जान लेते हैं। बौने ग्रह कौन कौन से हैं? देखें, बौने ग्रह की संख्या 5 है। बौने ग्रह होने के मानदंड आकार में चंद्रमा के समान अथवा विशाल हो, गोलाकार हो और सूर्य की परिक्रमा करता हो तथा उसकी कक्षा पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं पड़ती हो। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के सम्मेलन में ग्रहों के मापदंड को पूरा न करने के कारण प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम की खोज वर्ष 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। यम वरुण की कक्षा को काटता था। यम के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 5 है। यम को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 247.7 वर्ष का समय लगता है। सेरेस, होमिया, मेकमेक और इरिश भी बौने ग्रह हैं। चंद्रमा देख लेते हैं। मून जिसको कहते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है और इतने समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी पूरा करता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा अपने अक्ष कक्षीय तल पर 6.68 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी, फिर से देख लेते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर एवं अधिकतम दूरी
4,55,000 किलोमीटर है, जबकि औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा को सूर्य के संदर्भ में आकाशीय क्षेत्र पर एक ही बिंदु पर लौटने में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के कारण लौटने में 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट तथा 3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा की एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि को चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमास कहते हैं या फिर साइनोडिक मास कहते हैं। किसको कहते हैं? चंद्रमा की एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि को क्या कहते हैं? चंद्रमास कहते हैं या फिर साइनोडिक मास कहते हैं। चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे समीप होता है तो उस स्थिति को सुपर मून अथवा पेरिजी फुल मून कहते हैं। जब एक कैलेंडर महीने में दो पूर्णिमा पड़े तो दूसरी पूर्णिमा का चंद्रमा ब्लू मून कहलाता है। फिर से देख लीजिए, जब एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा पड़े तो दूसरी पूर्णिमा का चंद्रमा ब्लू मून कहलाता है। तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा रहेगी उसका जो है चंद्रमा जो है क्या कहलाएगा? ब्लू मून कहलाएगा। चंद्रमा पर मानव नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने सर्वप्रथम कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था, यानी 20 जुलाई 1969 को रखा था। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब वहां पर था क्या? सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता था, अब यहाँ पर पृथ्वी बीच में आ जाती है। किसके किसके बीच में? सूर्य और चंद्रमा, सूर्य यानी सन और मून के बीच में कौन आएगा? पृथ्वी आ जाएगी। जब बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा के काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ तो क्या कहते हैं? फिर से देख लेते हैं। चंद्रमा के काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या शांति सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांक्विलिटी या शांति सागर कहते हैं। आगे देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा फुल मून के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब फुल मून निकलता है, यानी फुल सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। अब आगे देख लेते हैं सौर मंडल के अन्य पिंड। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे ग्रह स्थित हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रहों का निर्माण महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ माना जाता है, यानी कि जब महाविस्फोट हुआ था तो उसमें क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे ग्रह आ गए थे। क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त का निर्माण होता है या हो जाता है। धूमकेतु देख लेते हैं। धूमकेतु यानी कोमिट। धूमकेतु सौर मंडलीय निकाय हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। धूमकेतु भी ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु मात्र सूर्य की तरह बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, क्योंकि तभी सूर्य की किरणें इनकी गैसों से चमकीला बनाती हैं। फिर से देख लेते हैं। धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, क्योंकि तभी सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। धूमकेतुओं की पुच्छ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। कोमा धूमकेतु का शीर्ष भाग होता है। कोमा क्या होता है? धूमकेतु का शीर्ष भाग। धूमकेतु के शीर्ष भाग को कोमा कहते हैं। यह धूमकेतु के नाभिक के चारों ओर घिरा गैसीय आवरण है। धूमकेतुओं को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। धूमकेतुओं को क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा। अब उल्का पिंड जो है
देखते हैं। मेटियोरस, उल्का ब्रह्मांड में तीव्र गति से घूमने वाले ब्रह्मांडीय कण हैं। उल्का क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े अथवा धूमकेतुओं के धूल कण होते हैं। उल्का जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण चमकने लगते हैं। उल्का के कुछ टुकड़े पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और पत्थर के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसे उल्का पिंड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। उल्का को उल्काश्म और टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। उल्का को क्या कहते हैं? उल्काश्म या टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। महाराष्ट्र की लोनार झील उल्का के पृथ्वी से टकराने का ही परिणाम है। यानी लोनार झील जो है उल्का के टकराने से ही बनी है। ब्लैक होल, अब ब्लैक होल क्या है देख लेते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक खगोलीय क्षेत्र है जो बहुत उच्च घनत्व के कारण किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। अब देख लेते हैं पृथ्वी। कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी का संपूर्ण भाग एक बृहद महाद्वीप के रूप में अस्तित्व में था, जिसे पैंजिया कहा गया। जिसे क्या कहा गया? पैंजिया कहा गया। इसके संपूर्ण जलीय भाग को पैंथालसा कहा गया। इसके संपूर्ण भाग को क्या कहा गया? पैंथालसा कहा गया। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व ट्रियासिक युग में पैंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ। उत्तर भाग को लारेशिया तथा दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। वर्तमान उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया लारेशिया के भाग थे तथा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया आदि गोंडवाना लैंड के भाग थे। अक्षांश देख लेते हैं। लेटीट्यूड, पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ये फ्रेंड्स ये चित्र बना हुआ है जिसमें भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे, मकर रेखा 23.5 डिग्री पे साउथ में है और ये कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। तो जो है उत्तरी ध्रुव में तो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। अब आगे देख लेते हैं। विषुवत रेखा, पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अक्ष के अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। जिसको भूमध्य रेखा यहाँ दिखाया गया ना, देखिए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो क्या 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। फिर है विषुवत रेखा शाओ टोम और प्रिंसिप गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील देशों से होकर गुजरती है। कौन? विषुवत रेखा। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर खींची हुई मानी गई हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो क्या कहते हैं 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बताया गया है 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तो ये जो 2 अक्षांश यानी जो अक्षांश रेखाएं उनको कहते हैं जो ये लेटी हुई होती हैं, लेटीट्यूड जिसको कहते हैं लेटीट्यूड।
तो ये जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं जो ऐसे बेड़ी खींची या ऐसे खींची हुई होती हैं। फिर उसके बाद इनके बीच की दूरी, यानी जैसे ये रेखा आपको दिख रही होगी, ये इनके और इसके दो रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कितने किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर होता है इनका अंतर। मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर। अब इसी तरह लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती हैं, देख लेते हैं। देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड रेखाएं कैसी होती हैं देखें। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं देशांतर रेखाएं क्या हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से जो रेखा ऐसे खींची जाएगी, काल्पनिक रेखाएं ऐसे खींची रहती हैं, इनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। फ्रेंड्स दिख रहा है या नहीं पता नहीं, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा सा गड़बड़ है मेरे। तो ये हो गया देशांतर रेखाएं, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं। ये हैं देशांतर रेखाएं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जिनको अभी मैंने बताया। यहाँ देख लीजिए, ये हैं जो अभी मैंने ऊपर उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव दिख रहा है, उत्तरी ध्रुव से मैंने दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींचा, तो ये हो गई ये रेखाएं जो अभी मैंने खींची पेंसिल से, ये हैं देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? देशांतर। आगे देख लेते हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। 0° यानी 0° देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और टोंगो, घाना सभी उत्तरी गोलार्ध तथा अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती हैं। आगे देखते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा 0° देशांतर के ठीक विपरीत में 180° देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक समय का निर्धारण किया जाता है। सामान्यतः एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा आपस में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित गिनी की खाड़ी में मिलती हैं। कर्क रेखा देख लेते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विषुवत रेखा के उत्तर की ओर 23.5° अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा हवाई द्वीप, USA, मैक्सिको, वेस्टर्न सहारा, बहामास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान तथा ताइवान देशों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। आगे देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर 23.5° अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा ब्राजील, पाराग्वे, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना तथा एवं नीबिया देशों से होकर गुजरती हैं। कौन रेखाएं? मकर रेखाएं। आगे देख लेते हैं। 0 अक्षांश और 0 देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं।
विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। कौन कौन सी? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति क्या कहते हैं? संक्रांति या सॉल्स्टिक कहते हैं। कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति समर सॉल्स्टिक के समय उत्तरी गोलार्ध 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। मकर संक्रांति विंटर सॉल्स्टिक के समय उत्तरी गोलार्ध में 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। 21 या 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 20 या 21 जून को तथा 21 या 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध को तापमान के आधार पर विभिन्न कटिबंधों में बांटा गया है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर एवं 23.5 डिग्री दक्षिण भाग उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री से 66 डिग्री तक उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है या टेम्परेट जोन कहा जाता है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के मध्य भाग को शीत कटिबंध या ध्रुवीय कटिबंध या पोलर जोन कहा जाता है। शीत कटिबंध में यानी पोलर जोन में तापमान बहुत ही कम होता है, परिणाम स्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। आगे देख लेते हैं। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। 1942 ईस्वी में स्पेन निवासी कोलंबस ने कैरिबियन द्वीप, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का पता लगाया। उत्तरी अमेरिका या वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज का दावा विवादित है। कई विद्वान यूरोपीय यात्री लीफ एरिक्सन वाइकिंग को 1986 ईस्वी के आसपास अमेरिका का वास्तविक खोजकर्ता मानते हैं, जबकि कई विद्वान चीन के एडमिरल झेंग को 1421 ईस्वी में अमेरिका का खोजकर्ता मानते हैं। परंपरागत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अमेरिका का खोजकर्ता कोलंबस को माना जाता है तथा अक्टूबर माह के द्वितीय सोमवार को कोलंबस दिवस मनाया जाता है। न्यूफाउंडलैंड 1497 ईस्वी की खोज जॉन कैबोट ने किया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल केप ऑफ गुड होप होकर भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। निकोलस कापरनिकस ने 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कॉमेंट्री में उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ग्रहों की गति का नियम 3 नियम केपलर जर्मनी ने दिया था। केपलर ने 3 नियम दिए थे ग्रहों की गति संबंधी। हवाई द्वीप समूह की खोज 1778 ईस्वी में कैप्टन कुक ने दिया था। फिर है उत्तरी ध्रुव की खोज 1909 ईस्वी में रॉबर्ट पियरी अमेरिका ने किया था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति 1911 ईस्वी आर एडमंडसन नॉर्वे के थे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों में शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो जल्द ही मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय।